अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा फेमस स्कल्पचर मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग गर्ल। क्या बोलते हैं? डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिला है जिसको हम लोग नर्तकी की मूर्ति के नाम से जानते हैं। स्थान है मोहनजोदारो से मिला हुआ है। दो प्रकार से प्रश्न बनेगा कि पहला कि ये किस स्थान से मिला है, दूसरा कि ये जो मोहनजोदारो से नर्तकी की मूर्ति मिली है यह किस धातु की बनी हुई मूर्ति है। धातु पूछता है तो ये धातु पूछेगा तो ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति है, कांसा की। कॉपर प्लस स्टैनम दोनों को मिलने से क्या बनता है? आपका कांसा बनता है। ठीक है, अब आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन हुआ था, जो विनाश हुआ था, कि सिंधु घाटी सभ्यता अचानक से कैसे समाप्त हो गई। कोई भी सभ्यता धीरे धीरे विकसित होती है और धीरे 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 इसका क्या होता है? इसका विनाश होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर, विनाश को लेकर अलग अलग क्या है कि कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, अलग अलग आपको विचार दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा, जिनसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यह कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों में। फेयर सर्विस नाम के एक व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? फेयर सर्विस। इन्होंने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके पतन का कारण था पारिस्थितिकी असंतुलन। मतलब जो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस था उसके कारण क्या हुआ था, उसके कारण आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह समाप्त हो गई धीरे धीरे। क्योंकि जब पारिस्थितिकी असंतुलन होगा तो जो पर्यावरण होगा धीरे धीरे वह अनुकूल नहीं रहेगा वहां के लोगों के रहने के लिए। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फेयर सर्विस ने दिया था, ध्यान रखिएगा। दूसरे जो महोदय हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी पतन दो कारणों से हुई। पहली तो इसकी पतन अचानक से हो गई, सडनली हो गई। और दूसरा जो मेन कारण इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण था कि विदेशी लोग अर्थात जो आर्य थे यह यहाँ पर आए और इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया और उनकी सभ्यता को समाप्त कर दिया। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्य आक्रमण से पतन के कारण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था मार्टिमर व्हीलर द्वारा। यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं जॉन मार्शल के बारे में। आप लोगों को मार्शल के बारे में मैंने पहले ही बताया था, जिनके निर्देशन में आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो का क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था, खुदाई हुआ था। इन्हीं जॉन मार्शल महोदय ने कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, तो उन्होंने कहा कि यह ऐसे खत्म नहीं हुई। उस समय बहुत बड़ा भूकंप आया था हड़प्पा सभ्यता में, जिसके कारण क्या हुआ कि यह हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ? समाप्त हो गया। तो भूकंप को उत्तरदायी किसने माना? यह माना है जॉन मार्शल ने। ठीक है। वहां एक महोदय थे ऑरेल इंस्टाइन। हालांकि इनका उतना फेमस नहीं है लेकिन फिर भी नॉलेज में रखिए, इन केस यदि आ जाता है। ऑरेल इंस्टाइन। ऑरेल इंस्टाइन ने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसके नष्ट होने का जो प्रमुख रीजन था वह था जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। उस समय जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, जो कि वहां के तथाकथित लोगों के रहने योग्य नहीं रहा। इसी कारण धीरे धीरे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके अलावा कई कई लोगों ने अलग अलग दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मोहनजोदाड़ो के लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई, डीडी कौशाम्बी। लेकिन ये सभी चीजें आपको ध्यान में नहीं रखनी, जितनी इंपॉर्टेंट थी हमने आपको बता दी। अब देखिए, इसके अलावा जो आपको ध्यान में रखनी चीजें हैं कि आप इतना जान लीजिए कि इतनी बड़ी सभ्यता जो है पूरे इतने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, तो पहले तो ये जान लीजिए जो जितने ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं ये कॉन्सेप्ट न पूर्ण रूप से सही है न पूर्ण रूप से गलत है। किसी एक मतलब थ्योरी को या किसी एक सिद्धांत को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का आधार आप नहीं मान सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यह समझने की कोशिश करिए कि सिंधु घाटी जैसी इतनी बड़ी सभ्यता एक साथ समाप्त हो ही नहीं सकती।
सिंधु घाटी सभ्यता का क्रम के अनुसार धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ है, इसका समापन हुआ है, मतलब इसके पतन का कारण हुआ है। अलग अलग पूरा स्थल अलग अलग कारणों से क्या हुए हैं, इसके समाप्त हुए हैं। कोई भूकंप के कारण समाप्त हुआ है, तो कहीं पर बाढ़ आ गई है बहुत ज्यादा, वहां पे समाप्त हुआ है। तो कुछ लोग मानते हैं कि आग लग गई है। तो हमको अलग अलग पूरा स्थलों से उनके पतन के अलग अलग कारण मिलते हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी सभ्यता एक रात बीती और पूरी सभ्यता समाप्त हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप इतना जान लीजिए कि रात वक्त नहीं बीती, धीरे धीरे सालों साल लगे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को वहां से क्या करने में, पतन होने में। तो कहीं बाढ़ बहुत ज्यादा आ गई, सिंपल सी बात है, बाढ़ आएगी तो जो क्षेत्र है उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। कहीं आग लग जाएगी तब भी जाना पड़ेगा। खाने योग्य भूमि नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी, पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा, तब भी जाना पड़ेगा। जितने कारण बताए गए हैं सभी कारण मिलकर जो थे वो क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता में पतन के जिम्मेदार थे। अब आते हैं कुछ जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। जैसे कि हमने सबसे पहले बताया था कि भैया वो कौन सा पूरा स्थल है जहां पर मालिक को उसके कुत्ते के साथ दफनाया गया है, रोपण, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि कब्रिस्तान एच या फिर कब्रिस्तान R37, सेमेंट्री एच बोलते हैं इंग्लिश में या फिर सेमेंट्री R37, ये दोनों बड़ा महत्वपूर्ण आपके स्थान है एक पुरास्थल के, या कहाँ पाए गए, किस पुरास्थल में पाए गए, ये क्वेश्चन पूछता है। हड़प्पा जब खुदाई की गई तो हड़प्पा के बाहरी क्षेत्र में कब्रिस्तान मिले दो जगह, कब्रिस्तान मिले दो जगह। एक कब्रिस्तान को नाम दिया गया कब्रिस्तान एच और दूसरे को दिया गया कब्रिस्तान R37। इसलिए कंफ्यूज मत होएगा, लेकिन बस याद कर लीजिएगा यह जो मिला है यह हड़प्पा से मिला है, ठीक है। दो हो गए पॉइंट, याद लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये है, मकानों में जो अग्नि वेदिकाएं हैं, फायर अल्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इनके प्रमाण हमको कहाँ से मिले। ध्यान रखिएगा, मैं मकानों में अग्नि वेदिकाओं की बात कर रहा हूँ आज। तो मकानों में यदि अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण देखेंगे तो ये बड़ावली से मिलता है। बड़ावली से ही हमें हल्का खिलौना मिलता है और पहियों के निशान मिलते हैं रास्ते पर, जो बैलगाड़ी के पहियों के निशान हैं। यहाँ से तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं बड़ावली का। कौन कौन सी चीजें, एक हल का खिलौना मैंने पहले ही बताया था, मिट्टी का बना हुआ हल जो मिलता है बड़ावली से मिलता है। दूसरा, एक रास्ता गया है और उस रास्ते पर बैल के पहियों के, बैलगाड़ी का जो पहिया है उसके निशान देखने को मिलते हैं, दो चीजें। और तीसरी, यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं भवन के अंदर, मकानों के अंदर। अब तीसरा पॉइंट याद रखिए कि भैया शल्य चिकित्सा, जिसको हम लोग सर्जरी बोलते हैं, वर्तमान में जो सर्जरी होती है, जो इसको हम लोग हिंदी में शल्य चिकित्सा बोलते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में वह कौन सा पूरा स्थल है जहां से हमें सर्जरी के या फिर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, किसी को जान। ये मिला है आपका कालीबंगा से। कालीबंगा में एक कंकाल मिला था जिसके खोपड़ी पर कुछ ऐसे प्रक्रियाएं या ऐसी चीजें मिली थी जिनको देखकर यह कहा जाता है कि उसका सर्जरी किया जा रहा था, उसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए माना जाता है कि शल्य प्रक्रिया का प्रमाण हमें कालीबंगा से देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा कालीबंगा की क्या जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आपको बताई थी कि यहाँ पर हमें अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं, साथ में जुते हुए खेत, हमने पहले ही बताए थे, जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिलते हैं। एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा, यदि किसी को पता है तो बताए, कि सिंधु घाटी सभ्यता के या फिर पूरे विश्व में वह कौन सा पूरा स्थल है जहां पर हमको भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वो पूरा स्थल है जहां से हमको भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द अर्थक्वेक, हमको कहां से मिला है, यह भूकंप का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। हो गया। उसके बाद आते हैं कुछ मोहनजोदाड़ो से संबंधित चीजों की। मोहनजोदाड़ो से कई चीजें मिली हैं, हमने पहले ही आपको बता दिया। सबसे पहले तो पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है,
तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है आपका मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थल हैं ये किन नदियों के किनारे स्थित हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। खासकर दो, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और जो हड़प्पा नदी है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। ये दोनों तो एकदम रट जाइएगा, भूलिएगा नहीं। दो हो गया। तीसरा हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा पुरास्थल है क्षेत्रफल के हिसाब से वह कौन सा है, वह मोहनजोदाड़ो है। ठीक। अब एक चीज और पूछा जाता है कि भैया विशाल स्नानागार कहाँ पर है, तो आप लोगों को पता ही है कि विशाल स्नानागार कह लें, चाहे आपकी नर्तकी की मूर्ति कह लें, चाहे राजा के पुरोहित वाली जो मूर्ति है उसको कह लें, यह सभी की सभी चीजें कहाँ से मिली हैं, यह चीजें आपकी मिली हैं इसी मोहनजोदाड़ो से। एक और क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां पर हमको एक मुद्रा के ऊपर, मुद्रा का मतलब यहाँ पर मुहर से है, मुहर के ऊपर एक नाव का चित्रण मिलता है, नाव का डिपिक्शन मिलता है। तो वह इसी मोहनजोदाड़ो से वह सीलिंग प्राप्त की गई थी, मुहर प्राप्त की गई थी, जहां से हमको उसके ऊपर नाव का चित्रण मिलता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों को आजकल जो मलेरिया रोग होता है, इस मलेरिया रोग के भी साक्ष्य इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन के मोहनजोदाड़ो से मिला है। वहां के जब लोगों के स्केलेटन को रिसर्च के लिए भेजा गया तो जो मलेरिया के जो एविडेंस है, जो जिस कारण मलेरिया होता है उसके प्रमाण हमको उस स्केलेटन में दिखाई देने लगते हैं। तो यह भी जान लीजिए कि मलेरिया के साक्ष्य हमको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं चनहूदड़ो के बारे में। हमने पहले ही बताया था कि चनहूदड़ो में मनका, जो हम लोग गुड़िया पहनते हैं, मनका होता है ना, तो मनके के बनाने का कारखाना जो मिला है यह कहाँ से मिला है, यह चनहूदड़ो से मिला। आपके एग्जाम में सीधा सीधा यही से पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से मनके बनाने के कारखानों का प्रमाण मिलता है, तो मनका बनाया जाता था चनहूदड़ो में, पहला चीज। दूसरी खासियत हमने ये बताई थी आप लोगों को कि जो चनहूदड़ो है यहाँ के जो यह एकमात्र ऐसा नगर है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि फोर्टिफाइड नहीं है, अर्थात दुर्गीकृत नहीं है। हमने पहले ही बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी पुरास्थल मिलेंगे आपको, उनके चारों तरफ एक दीवार खड़ी की गई है दुर्ग के रूप में, उनकी सुरक्षा के रूप में। उसी को बोला, उन दीवारों को ही बोला जाता है जो उनके नगरों के चारों तरफ है, उनको दुर्ग बोला जाता है। ये खासियत रही है सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की। लेकिन चनहूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जिसके चारों तरफ यह जो दुर्ग है यह नहीं मिलता है, ये मतलब यह दुर्गीकृत नगर नहीं है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है, तो आपका चनहूदड़ो होगा। एक और चीज जान लीजिए कि जो चनहूदड़ो है यहां से हमको इंक पॉट, इंक पॉट को हिंदी में क्या कहते हैं, दवात बोलते हैं। इंक पॉट के प्रमाण भी हमको इसी चनहूदड़ो से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चनहूदड़ो से हमको इंक पॉट के प्रमाण मिलते हैं। साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो चनहूदड़ो है, सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्ली पाई जाती थी, इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा कि कुत्ता पाया जाता था, बिल्ली पाया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चनहूदड़ो है ना, उस समय वहां पर क्या किया गया था कि ईंटों को पकाकर सुखाया जा रहा था। तो उस ईंटों के ऊपर जब कभी कभी क्या होता है कि बिल्ली बड़ी तेज होती है और बिल्ली को पकड़ने के चक्कर में कुत्ते दौड़ा लेते हैं उसको, तो पकने के लिए ईंटों को रखा गया था और बिल्लियां क्या हुई थी, भाग रही थी, और इसी ईंट के ऊपर बिल्ली भाग रही थी और उसके पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा था। तो मिट्टी के ऊपर उनके पैरों के क्या पड़ गए, निशान पड़ गए ईंटों के ऊपर। तो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान हमें कहाँ से मिलता है, तो यह मिलता है आपके चनहूदड़ो से। तो कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आते हैं हम लोग धौलावीरा के तरफ। तो धौलावीरा का अर्थ क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया था। सफेद कुआं कहाँ पर स्थित है यह पूछा जाता है बार बार, कई एग्जाम में पूछा गया है कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। तो धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खासियत क्या थी
तो सबसे पहले दो चीजें हमने बताई थी, एकमात्र ऐसा नगर जो कि 3 भागों में विभाजित है, पहली चीज। दूसरी कि यह एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा लिखा हुआ प्रमाण मिलता है, जो कि 10 अक्षरों का है। हमने ये बताया था आप लोगों को। इसके अलावा बात करें सुरकोतडा की, तो आप लोगों को पता है सुरकोतडा से हमको घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इस बहुत जरूरी, यहाँ पे बाकी चीजें नहीं ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं लोथल से। लोथल कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगवा के नदी के किनारे यह स्थित है, पहली चीज। दूसरा कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जहां पर हमको 3 युग्मित समाधान, मतलब 3 कपल्स के वहां पर क्या किया गया है, उनको दफनाया गया है, उनके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं, जिससे मतलब यह अनुमान लगा सकते हैं भाई देखो कपल को क्यों अब दफनाया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि मॉडर्न जमाने वाली चीजें वहां पर रही होंगी। यदि प्राचीन समय में 3 कपल एक साथ दफनाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा लीजिए कि हो सकता है कि सती प्रथा रही हो, पति मर जाता रहा हो, उसके साथ पत्नियों को दफना दिया जाता रहा हो जबरी, सती प्रथा में। तो इसका भी कॉन्सेप्ट लोग विद्वान अनुमान लगाते हैं कि जब 3 या 3 से ज्यादा मिल रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर सती प्रथा रहा हो। तो सती प्रथा का अनुमान इसी युग्मित कपल से मिलता है। तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला कि युग्मित समाधान के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। कितने मिलते हैं? 3 युग्मित समाधान है। इसके अलावा हमने बताया था कि लोथल से फारस की खाड़ी का मुहर मिला है, जो कि व्यापार को दर्शाता है। लोथल में ही बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, जिसको हम लोग गोदीबाड़ा भी बोलते हैं, यहाँ से व्यापार किया जाता था। साथ में लोथल से ही आपका चावल का भी प्रमाण मिला है, जैसे रंगपुर से मिला। 3 चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आते हैं रंगपुर के बारे में। तो रंगपुर के बारे में आप लोगों को बताया ही था कि यहाँ पर हमको धान की भूसी का ढेर मिलता है, जो कि चावल का प्रमाण है। तो ये भी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल में कि कौन सा ऐसा पुरास्थल है जहां पर हमको मिरर मिला है, लेकिन वह मिरर बना हुआ है कांसे का, ब्रॉन्ज का। तो ब्रॉन्ज मिरर का फाइंडिंग किस पुरास्थल से हुआ है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह मिला है आपके हड़प्पा से, चीजों के लिए। तो बस भाई आज के लिए इतना।